बात है 14 मार्च 2025 की। रात के तकरीबन 11:35 का समय रहा होगा। दिल्ली की फायर ब्रिगेड पे कॉल जाता है और बताया जाता है कि लुस्टन इलाके में एक घर में आग लगी है। यह घर था दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का। अब आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम अपने सारे दमकल कर्मचारियों के साथ मौके वारदात पे पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा, पर आग पर काबू पाने के पश्चात फायर ब्रिगेड टीम जब पूरे घर का निरीक्षण करने के लिए घर के अंदर सभी कमरों का मुआयना करती है, तब एक बंद पड़े कमरे को खोला जाता है और यहीं से शुरुआत होती है खलबली की। जब दमकल के कर्मचारी उस कमरे में घुसते हैं तो वो क्या देखते हैं कि पूरे के पूरे घर में नोटों में आग लगी पड़ी है और वो पूरा का पूरा कमरा नोटों से भरा हुआ था। अब सवाल ये था कि एक जज के घर में इतने सारे पैसे आए तो आए कहां से। खबर दिल्ली हाईकोर्ट में जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जुड़ी है, जिनके सरकारी बंगले पर लगी आग बुझाने के बाद दावा है कि वहां भारी तादाद में कैश मिला। We have some news coming in at this hour. Probe has intensified against the judge Yashwant Verma. The Chief Justice of India has begun the probe in the High Court judge over cash recovery. A 3-member committee has been formed by the CJI, the Chief Justice of India. The row over alleged cash stash at Delhi High Court Judge Justice Yashwant Verma's residence has taken a new turn now. आनन फानन में वह अपने सीनियर अधिकारियों को बताते हैं और सीनियर अधिकारी ऊपर अपने वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस महकमे को इसकी जानकारी देते हैं। पुलिस अफसर आते हैं, वो ये सारा मुआयना देखते हैं, पूरा कैश अपनी कस्टडी में ऑन रिकॉर्ड लेते हैं और अपने से वरिष्ठ नेताओं को इसकी सूचना देते हैं। गंभीर मामला है, अति दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस प्रकार के वीडियो अब सबकी जानकारी में आ गए हैं कि वहां पर गड्डियां रुपए की जली हुई हैं, कुछ ठीक है, तो उससे यह दिखता है कि कहीं ना कहीं मामला अति गंभीर है और उस पर प्रश्न तो उठाए जाएंगे। जब यह मामला तूल पकड़ता है तब इसकी जानकारी सीजीआई को दी जाती है। तब आनन फानन में सीजीआई के नेतृत्व में संजीव खन्ना एक कमेटी का गठन करते हैं और उसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला सुना देते हैं। अब सवाल यहाँ ये आता है कि एक जज को क्या सिर्फ ट्रांसफर करने से उसके ऊपर लगे दाग धुल जाएंगे? एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहाँ नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। सिस्टम पार देंगे। अगर एक आम इंसान के घर में 15 लाख रुपए मिल जाते हैं तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। वहीं एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपए मिले हैं, सीबीआई नजारत है, ईडी वाला गायब है। यही कांड अगर किसी नेता या किसी बड़े स्टार के घर पे होता या किसी बिजनेसमैन के घर पे होता तो अब तक उसे 15-15 घंटे की जांच के लिए ईडी अपने दफ्तर बुला के रखती, पर यहाँ मामला जज का था। तो हमारे में दोहरी कानून प्रणाली बहुत ही ज्यादा लोगों को संशय पैदा करती है दिमाग में, और ऐसे में जनता कैसे विश्वास करेगी न्याय प्रणाली पर जहाँ जज ही चोर हो। डीपीएस के अधिकारी अतुल गर्ग का बयान आता है कि आग बुझाने के दौरान उन्हें वहां पर कोई भी कैश बरामद नहीं हुआ। वैसे एक बात बताऊं, जब कैश जली गया था तो बरामद होना कहां से था। पर वही सुप्रीम कोर्ट पहली बार इतनी तेजी से फैसला लेते हुए पब्लिक डोमेन में इस जांच की रिपोर्ट पब्लिकली कर देती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह वीडियो भी शेयर किया है जहां पर उनके घर में मिले नोटों को जलते हुए दिखाया गया है। पहले वही सूचना देते हैं और उसके बाद वही पलटी मार रहे हैं। इस मामले को भी और मामलों की तरह दबाया जाएगा। कोई भी नेता ऐसे टॉपिक्स पे बयान देने से बचता है, पर इस बारी इंटरनेट का जमाना है, एक खबर लीक होने की देर होती है कि तुरंत मीडिया में उसके ऊपर चर्चा होना अब स्वाभाविक बात हो गई है। आज की इस डिजिटल दुनिया में कुछ भी छुप नहीं सकता। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस बार प्रेशर है, क्योंकि वो ये जानती है कि अब जमाना पहले जैसा नहीं है। अगर उन्होंने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट की खुद की थूथू होगी और उस पर अब कोई भरोसा नहीं करेगा। सरेआम पब्लिक खड़े होकर जस्टिस के लिए शुरू कर देगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों के पैनल ने इसकी सीजीआई ने जो उनका ट्रांसफर किया है इलाहाबाद, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपने क्या हमें यहाँ डस्टबिन समझ के रखा है कि जो भी बेकार जज होगा उसे वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच में भेज दो। उन्होंने कहा कि अगर वो इस बार यहाँ
यहाँ आते हैं यशवंत वर्मा, तो हम उन्हें उनकी नियुक्ति यहाँ नहीं होने देंगे, भले ही उसके लिए उन्होंने कहीं किसी भी लेवल तक जाने की लड़ाई लड़नी पड़े, वो उसके लिए रेडी हैं। वो तो जाहिर सी बात है कि इस बार वकील वर्सेस जज, हालांकि इस बार वकीलों के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है, सही माने तो ये आपके और हमारे लिए है, क्योंकि वो इस व्यवस्था में जनता का जो विश्वास है उसे तोड़ना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि कानून में, न्याय व्यवस्था में जजों की नियुक्ति से लेकर उनके द्वारा दिए गए सभी फैसलों में पारदर्शिता हो। और अगर इस तरह के भ्रष्ट लोग उस कुर्सी पे, न्याय की व्यवस्था की कुर्सी पे बैठेंगे, तो पब्लिक फिर अपने इंसाफ के लिए कहां जाएगी। जाहिर सी बात है, आपका और आपके पड़ोसी का अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, सी यू इन द कोर्ट। पर जब पता हो कि साला कोर्ट का जज ही बिका हुआ है, तब हम लोग कहां जाएंगे, कौन सुनेगा। तो ये मामला ना बहुत ज्यादा संगीन है, जिसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज से पहले कभी किसी जज के ऊपर आरोप नहीं लगे। सुमित्रा सेन 2011 कोलकाता हाईकोर्ट केस, CS कर्णन 2017 कोलकाता हाईकोर्ट केस, धरगी नागर केस। इसके अलावा 2020 में CGI ने खुद कहा था कि 20% जज करप्ट हो सकते हैं, जो कि एक सरकारी सर्वे के अनुसार अब यह बढ़कर 68% हो गया है कि 68% जज आज के टाइम में इंडिया में करप्ट हैं। यह डेटा हम नहीं, इंटरनेट में मौजूद उसी डेटा के आधार पर हम कह रहे हैं। ऊपर से नेताओं के बयान कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट का काम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। अरे उन्हीं के तो जज करप्ट निकल रहे हैं, तो उनके ऊपर शिकंजे कसने की जिम्मेदारी कौन लेगा। आप चोर को ही कह रहे हो कि चोर को चोर ही सजा दे। सच में अंधा कानून वाली बात आ जाती है। ऐसे लोग इंसाफ के लिए फिर किसके दरवाजे पे जाएंगे। कि आपको नहीं लगता कि ये मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इस पे सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को इंटरफेयर करना चाहिए और न्यायपालिका को और ज्यादा पारदर्शी बनाना चाहिए, और जिससे फ्यूचर में इस तरह के कांड सामने ना हो। अब जज के ऊपर अगर आप केस करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट जज के ऊपर केस कर नहीं सकते, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिली भी होती है। अगर आपको किसी जज के ऊपर कार्रवाई करनी है तो आपको 1999 की इन हाउस प्रक्रिया के तहत ही इसके ऊपर केस कर सकते हो। इसमें पहले चरण में क्या होता है कि CGI की कमेटी जज से एक लिखित जवाब मांगती है, कारण बताओ नोटिस जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, उसका स्पष्टीकरण दे। अगर जवाब संतोषजनक होता है तो मामला वहीं शांत हो जाता है। अगर वो उसमें CGI उसकी रिपोर्ट से या CGI उसके द्वारा दिए गए जज के जवाब से असहमत होती है, तब वो 3 जजों का पैनल बनाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और 2 हाई कोर्ट के जज शामिल होते हैं। जांच को पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करते हैं। अगर उस जांच में जो जज दोषी पाया जाता है, तब उस पर महाभियोग के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। पर यह भी इतना सरल नहीं होता कि आपने सोचा अब उस पर डायरेक्ट कार्रवाई कर देंगे। उसके बाद आपको संसद में अनुच्छेद 124 सेक्शन 4 के तहत और धारा 217 के तहत संसद में परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर आप किसी जज के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और उसके बाद भी इनकी कार्रवाई में कितनी सजा होगी, क्या सजा होगी, आप इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये जज का इंटरनल मैटर होता है। ये इसमें भी इनको बहुत मामूली सी सजा या फिर ट्रांसफर दे दिया जाता है, बस। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो इनके खिलाफ केस का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, कोई आपको ज्यादा डेटा नहीं मिलना जाता, पब्लिक से हाइड करके रखी जाती है फाइलें। क्यों? अगर पब्लिक चोरी करे तो उसे पब्लिक में अनाउंस कर दो, ठीक है, सबका उसका पूरी फैमिली का कथा चिता दिखा दो। पर एक जज जब करप्ट होता है ना, तो उसके बारे में कुछ भी खबर लीक नहीं की जाती, आदेश होते हैं ऊपर से। और कोई भी न्यूज चैनल अपने न्यूज चैनल को बंद नहीं करवाता, इसी डर से बंद नहीं करवाना चाहता, इसी डर से वो किसी भी जज के ऊपर खुल के नहीं बोल पाता। पर हम आजाद भारत में रहते हुए भी अब भी ऐसे सिस्टम को हमें देखने को मिल रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कानून में हम अपना विश्वास कर सकते हैं? आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए।